प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज की कहानी है ठेस। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में, मृत्यु 1977 में। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मैलांचल, परती परी कथा, जुलूस जैसे उपन्यास संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी जैसे कहानी संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब सुनिए कहानी। कहानी का नाम है ठेस। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकारी नहीं, बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंदी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनानी सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन आओ, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रोटी है मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सोंगी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पडेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बना था। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मोजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर।
दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खिला लिखाकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों की बिना आएगी मानो तो? भाभी ने हंसकर कहा, वह रंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती भौरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात कर रही है भो? मोर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी।
बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपनी माँ के पास से यानी मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या तू? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुटी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बिड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बिड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। छनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कवा जर्दा खाते हो? चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सांत उतारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने तो बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छिटका झालर लगाने लगी। ये भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसे में भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर ले जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया।
चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। पहली बार देख रहा था। फणीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण कहानियां से। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।